हेलो बच्चों। आज जैसा कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण बताए थे, आज जो है वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। अब सबसे पहले ये तो जानना होगा कि बलयुग्म क्या है। तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टार्क, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले बलयुग्म होता है कि अगर किसी वस्तु पर दो बराबर बल और अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, दोनों बल की क्वांटिटी सेम हो लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हो और समांतर हो विपरीत हो, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं तो इस रचना को बलयुग्म कहते हैं। अगर एक ही बिंदु पर यह कार्य करें तो फिर बलयुग्म की रचना नहीं हो पाएगी, इसलिए कि परिणामी बल 0 हो जाएगा। अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए और दोनों बल परिमाण में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और समांतर होने चाहिए। ऐसी रचना बलयुग्म कहलाता है। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बलयुग्म कार्य करता है। देखिए कैसे। अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र अगर बनाना होता है तो समांतर लाइन और समदूरा समान दूरी पर अगर ये समांतर आप लाइन खींचेंगे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। इसमें एक के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं, जैसे ये प्लस क्यू रख दिए, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। इस दूरी को हम 2L मानते हैं, जैसा कि बताया गया है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तो इस पर बल प्लस चार्ज पर बल जो होता है वैद्युत बल, वो वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में कार्य करता है, इधर कार्य करता है। F बराबर E इंटू क्यू, इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। और माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की क्वांटिटी डी है और चार्ज की भी क्वांटिटी क्यू है, तो ये इधर कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ई क्यू कार्य करता है। तब यहाँ इन दोनों बलों को आप जरा देखिए, ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, ई क्यू वी क्यू के बराबर है, समांतर है, दोनों बल समांतर है।
और अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, तो ये एक बलयुग्म की रचना कर रहे हैं। और ये चाहते क्या है कि ये इधर से बल कार्य करे, ये इधर से इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना चाहते हैं कि ये इसको घुमा करके ऐसे कर दे। ये बल और ये बल मिल करके इसको चाहते हैं कि ऐसे घुमा दे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दे। इसलिए इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं। प्रत्यानयन मतलब अपनी बिल्कुल अस्थायी स्थिति में लाने का प्रयत्न करना, वो प्रत्यानयन कहलाता है। रेस्टोरिंग, रेस्ट में, तो इन्हें हम प्रत्यानयन बलयुग्म ही कहेंगे। ये दोनों बल ये घुमा करके इसको इसी स्थिति में लाना चाहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है या घूमने का प्रयत्न करती है, तो वहां पर हम आघूर्ण निकाला करते हैं। किसी भी वस्तु पर आघूर्ण लगता है तो इसका मतलब वो वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमेगी या घूमने का प्रयत्न करेगी। अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो ये समझ जाइए कि उस पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण जो होता है, कोई एक बल, चाहे ये बल, दोनों बल तो बराबर है, कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है, फोर्स ऑफ लाइन। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी तो ये पड़ी, तो इस दूरी को निकालना पड़ेगा कि ये दूरी है कितना। इसलिए कि कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पी का जो डायरेक्शन है, द्विध्रुव के आघूर्ण का डायरेक्शन है, वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, पी का डायरेक्शन। और पी के डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है। तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा? लंबवत दूरी साइन थीटा इजकल टू लंब बाई कर्ण। तो लंब निकालना है, लंब इजकल टू कर्ण गुणे साइन थीटा, यानी लंबवत दूरी 2l साइन थीटा होगी। ये 2l साइन थीटा हो जाए। साइन थीटा से लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान निकालना है, इसलिए कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब ये लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा हो गया। तो बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण, आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल, कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो इसको हम टा से लिखते हैं, टाउ, टाउ या टा कहिए, टार्क होता है कोई एक बल, ई क्यू दोनों सेम है, ई क्यू और लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। तो टाई इजकल टू हो जाएगा 2ql,
ई इंटू 2QL साइन थीटा। 2QL द्विध्रुव का आघूर्ण है P, तो टा इजकल टू हो जाएगा ई पी साइन थीटा। यहाँ 2QL इजकल टू क्या है, P है, यानी टा इजकल टू हम याद जैसे करते हैं P साइन थीटा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा और P के दिशा के बीच का कोण थीटा है, तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टा इक्वल टू P साइन थीटा। इसका चूंकि ये सदिश राशि है, आघूर्ण कोई भी आघूर्ण सदिश राशि होता है, तो अगर इसका सदिश फॉर्म में लिखेंगे साइन थीटा है, तो सदिश स्वरूप जो इसका होगा, सदिश स्वरूप वेक्टर टा इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर सदिश स्वरूप हो जाएगा। अब इसमें हम कंडीशन देखेंगे कि थीटा बदलता है तो किस तरह से टा बदलता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री कर दें तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो टार्क लगेगा नहीं। 180 डिग्री कर देंगे तो भी नहीं लगेगा। यानी ये जो हमारा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो उस पर लगने वाला टार्क 0 है। तो कंडीशन ये है, दशाएं ये है, दशाएं हैं फर्स्ट कि यदि थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री तब टा इक्वल टू 0। सुनिएगा, काम करें। अब इसमें संतुलन की बात होती है। अगर इधर माइनस है और इधर प्लस है ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यह स्थायी संतुलन कहलाएगा, इसलिए कि P का डायरेक्शन भी इधर ही है, माइनस से प्लस की ओर, और E का डायरेक्शन इधर है, तो उस समय कोण 0 होगा। लेकिन अगर डाइपोल ऐसे है, यानी इधर प्लस है इधर माइनस है, तो P का डायरेक्शन इधर होगा और E का डायरेक्शन इधर होगा, बीच का कोण 180 हो जाएगा। इसको अस्थायी संतुलन कहते हैं। और इस तरह से अगर जिधर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, P का डायरेक्शन उधर ही पड़ रहा है, इसलिए कि इसमें जो थीटा है वो P और E के बीच का कोण है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। सेकेंड ये है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत है, अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो इधर होगा ऊपर P और इधर ही है, बीच का कोण 90 डिग्री होगा। उस समय जो टार्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, तब टा इक्वल टू PE साइन 90 और साइन 90 का मान 1 जो कि अधिकतम मान है, यानी PE, और ये है अधिकतम। यानी अधिकतम जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है किसी डाइपोल पर, वो टा मैक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, P के बराबर। टा मैक्स इक्वल टू अधिकतम बलयुग्म। यहीं से इसका डिफिनेशन भी दिया जाता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एकांक कर दें, 1 कर दें, तो टा मैक्स इक्वल टू P गुणे 1 यानी P। यानी टा मैक्स वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा जब उसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो यहां पर
एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बलयुन का आघूर्ण का ये फार्मूला है। टा बराबर पीजी साइन थीटा सदिश फॉर्म टा इक्वल। अब यहाँ पर सदिश फॉर्म कहेंगे कि क्यों उपयोग में लाया जा रहा है, इसलिए कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव भी एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो अगर मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P दिया है वेक्टर के रूप में 2i + 3j - 2k, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया है E बराबर I + 4j - k। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो उस समय उस पर लगने वाला बलयुन का आघूर्ण क्या होगा, तो टा इक्वल टू हम कर देंगे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब ये P क्रॉस E, तो अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे हम निकालते हैं, सारणिक के जरिए निकालते हैं। ये I J K और ये 2 3 -2 2 3 -2 1 4 -1 1 4 -1। अब इस सारणिक का मान निकाल, सारणिक का मान निकालेंगे I -3 -8 यानी +8 -j, छोड़ दीजिए इस पंक्ति और स्तंभ को, 2 × -1 -2 माइनस लगता है तो इधर से -2 आ रहा है तो +2 हो जाएगा, और प्लस के ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, 4 × 8 और -3, तो ये हो जाएगा 5i, और ये तो 0 हो गया यानी कट गया, ये 5i -0, तो ये 0 अब क्यों लिखे, जे लिखे, सीधा लिख देंगे +5k। अब मात्रक का जहां तक सवाल है, मात्रक इसका यूनिट क्या होगा बलयुन के आघूर्ण का, तो आपने देखा कि कोई एक बल गुणे बीच की दूरी, तो बल है न्यूटन और दूरी है मीटर, तो न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो अब तक आपने जो देखा वो इस तरह की बातें थी, आप जरा उसको ऑर्डर में फिट करेंगे तो सारा चीज सामने आ जाता है, बिल्कुल एक क्रम में फिट करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाता है। बस रही बात कैलकुलेशन की, तो जैसे सबसे पहले आपको इस अध्याय के अंदर हम वैद्युत आवेश बताए, वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश का मतलब है Q बराबर ±NE, यानी ये सबसे मूल आवेश है, इकाई चार्ज है, इससे कम चार्ज होता नहीं। तो अगर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी वस्तु पर हम इलेक्ट्रॉन डालें तो उस पर ऋण चार्ज आएगा, निकालें तो उस पर धन चार्ज आएगा। कितनी संख्या में हम 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.5 नहीं निकाल सकते, या तो ये पूर्ण संख्या है, और ई का मान बिल्कुल फिक्स है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर धन आवेश किसी पर है तो इलेक्ट्रॉन इसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई सामान्य अवस्था से। अगर माइनस चार्ज है तो सामान्य से उतना इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया। अब दूसरा हमने बताया वैद्युत आवेश में ये भी बताया कि अगर दो आवेशों को आपस में स्पर्श कराते हैं, अगर दोनों आवेश समान गोले के हैं, समान बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो आवेश Q बराबर प्रत्येक पर समान आवेश हो जाता है Q1 + Q2/2, सेम हो जाता है। भले ही एक पर Q1 है दूसरे पर Q2 है,
तो अगर स्पर्श कराकर हटाएंगे तो प्रत्येक पर ये चार्ज आएगा और समान आएगा दोनों। तो दूसरा हमने बताया वैद्युत बल। वैद्युत बल बताया, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मामला था। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आपने देखा कि जितने हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, K है, Q1 है, Q2 है, R है। अगर K पर भी डिपेंड कर रहा है फोर्स, K 1 बटा है, अगर K का मान बढ़ता है तो फोर्स का मान घटेगा। तो हवा और निर्वात के लिए K का मान तो 1 होता है, जो कि सबसे कम मान है। सबसे कम K का मान जो है हवा और निर्वात का होता है 1 होता है। तो हवा और निर्वात में तो बल सबसे ज्यादा लगता है। अगर हम Q1 Q2 और R को न चेंज करें तो हवा में या निर्वात में वैद्युत बल सबसे अधिक होता है। वहीं पर अगर पानी में रखें तो लगभग 78 या 80 के बराबर होता है। तो हवा की अपेक्षा बल जो है 1/80 हो जाएगा, बहुत कम। K का मान ऋण हो नहीं सकता है, सबसे कम मान 1 है और धातुओं के लिए अनंत होता है। तो वैद्युत बल हम बताएं। तीसरा बात बताएं वैद्युत बल रेखा के बारे में। वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है। वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जहां वैद्युत क्षेत्र सघन होगा तो वैद्युत बल रेखा सघन होगी, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहां दूर दूर होगा वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी। अगर समांतर और समदूरस्थ है तो हर जगह एक समान है। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। अगर काट देगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शियां हो जाएगी, जो असंभव है। दो दिशाएं एक बिंदु पर संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखा किसी भी अगर आवेशित सतह है तो उससे वैद्युत बल रेखा धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर होती है, लंबवत। ऋण आवेश पर अनंत से आती हुई बिल्कुल लंबवत आती है। यानी वैद्युत बल रेखा किसी आवेशित सतह से लंबवत निकलती है और लंबवत ही क्या होती है? आती है वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा के गुण आपने पढ़ा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण ये पढ़ा। 4 नंबर आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और E बराबर E से लिखते हैं F/Q। यहाँ इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हुआ और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आगे जब विभव पढ़ेंगे तो E बराबर V/D भी आए, तो वहां से वोल्ट प्रति मीटर भी होगा या न्यूटन प्रति कूलम कहिए। विमीय सूत्र लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद से जो पॉइंट आ रहा 5वां, किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है अगर प्लस चार्ज है ये, तो इसे r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं, इस सेंटर टू सेंटर r दूरी पर। तो E बराबर आप जानते हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। अगर धन आवेश के कारण यहाँ है तो बाहर की तरफ होगा, अगर ये ऋण आवेश है तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये आपने बिंदु आवेश के। उसके बाद से कई अगर बिंदु आवेश किसी सिस्टम में रखे हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के शीर्षों पर ही रखे हैं,
त्रिभुज के शीर्ष पर अगर एक प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है, और कहीं पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु से सारे आवेशों की दूरी चाहिए। धन आवेश है तो उसी लाइन में बाहर की तरफ, ऋण आवेश है तो उसको मिलाने वाली रेखा के उसकी तरफ होता है, और हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर से निकालते हैं। ये आपने देखा। इसके बाद से आपने वैद्युत द्विध्रुव देखा। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल एक रचना है जब दो बराबर और विपरीत आवेश जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, अल्प दूरी हम 2l लेते हैं इसलिए कि मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है, मध्य बिंदु से दूरी की, तो इसीलिए 2l मानते हैं कि मध्य बिंदु से दूरी l हो जाएगा। अगर l मानते तो l/2 जो भिन्न में आता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हर वैद्युत द्विध्रुव का अपना मोमेंट होता है, तो इसका मोमेंट जो है आघूर्ण जो होगा वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की डायरेक्शन p होगा। ये सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो p बराबर कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी 2l कूलाम मीटर। डायरेक्शन क्लियर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसके बाद से हमने सातवां, इस अब डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर हम जैसे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात पहले किए, तो अब इस डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी। तो डाइपोल के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे तो दो स्थितियों में निकालेंगे, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में जैसे कोई डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और अक्षीय स्थिति इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह अक्षीय स्थिति, इस लाइन पर कोई भी बिंदु अगर ले ले, यहाँ हमेशा सेंटर टू सेंटर दूरी लिया जाता है r। यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता जानना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला दिए हैं, E बराबर 1/4πε0 के 2p/r3। तो यहाँ बिंदु आवेश के कारण अगर देख रहे हैं तो E समानुपाती 1/r² हो रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो डाइपोल के कारण E समानुपाती 1/r³ हो रहा है। यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से गिरता है, घटता है। दूरी जितना कम होगा उतना तेजी से क्यूब है घटेगा इस बिंदु आवेश की तुलना। और दूसरा चीज की निरक्षीय स्थिति है, अगर इस लाइन पर ले, तो इसको हम अगर इसके लंबवत अक्ष के लंबवत अगर कोई बिंदु पर लेते हैं तो निरक्षीय स्थिति, चाहे इधर बिंदु ले चाहे इधर ले, लंबवत इस लाइन पर कहीं ले, अगर ये दूरी हम r लेते हैं तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे E बराबर 1/4πε0 p/r³। अगर दूरी जितना इस यहाँ से ये दूरी है, अगर यहाँ से उतनी ही दूरी है तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति का दुगुना होता है। ये डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब अगला जो पॉइंट इसमें बताए हम, जो कि आज बताए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण देखे थे, टा इक्वल टू पी साइन थीटा, टा इक्वल टू पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म भी देखे थे, इसलिए कि आघूर्ण सदिश राशि होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आपने देखा। अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण टा मैक्स इक्वल टू पी होता है। तो ये वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में ये पॉइंट्स, फार्मूला अगर याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम
है नहीं। जैसे अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं और उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे